Hello everyone, hope you are doing well and high in your spirits. So today we are going to discuss Indian Councils Act of 1892. This act is another manifestation of policies of association started by British Crown in 1861 through Indian Councils Act of 1861, and this policy of association reached its zenith in 1909 through Indian Councils Act of 1909 that we will see later. So today will be sticking ourselves to the features of 1892 Act. This act entirely focused on the association of Indians as non-official members in the legislative councils, both at central and provincial level, by increasing their strength. This act also provided certain powers and functions to the legislative councils that we'll discuss. And this act also gave the method of nomination of Indians in the सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो ये तीन चीज़ें हैं बेसिकली, इसी पे हमारा पूरा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 डिस्कशन सेंटर्ड है. सो पहला फीचर है कि इंडियंस का एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इंडियंस जो थे उनका एसोसिएशन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में होता था, और जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको ऑफिशियल मेंबर्स कहा जाता था. तो पहला फीचर ये है कि इंडियंस का एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया कि मोर नंबर ऑफ इंडियंस विल बी एसोसिएटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ एट सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन की जाएगी. यानी इंडियंस के नंबर्स तो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो मेजोरिटी होगी वो किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की होगी. क्लियर है ये? सो जो जब आप पढ़ते हैं कि नॉन ऑफिशियल एंड ऑफिशियल, तो यही ऑफिशियल मेजोरिटी यानी ब्रिटिशर्स स्ट्रेंथ में होंगे, बट स्टिल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी इंडियंस जो काउंसिल में है उनकी संख्या नंबर्स बढ़ाए जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन दिस एक्ट मेड. सेकेंडली, एक तो पहला था कि इंडियंस के स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया. सेकेंडली, यहाँ से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनको कुछ फंक्शंस इंक्रीज किए गए, इन अ सेंस उनको कुछ स्ट्रेंथ दिए गए, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ये पावर दिया गया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन डिस्कस बजट एंड एट द सेम टाइम ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव. यानी यहाँ से एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, आंसरेबिलिटी वाली एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है. क्लियर है ये? सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 से आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कुछ पावर्स दिए गए कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोविजन. जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो इंक्रीज किए जाने थे बोथ एट प्रोविंशियल लेवल एंड सेंट्रल लेवल, बट जो मेथड है उनके इलेक्शन का, नॉमिनेशन का, वो भी प्रोवाइड किया गया कि किस तरह से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा. तो क्लियर है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे भी उनका स्ट्रेंथ बढ़ाना था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे भी उनका स्ट्रेंथ बढ़ाना था. यानी इन दोनों जगहों पे नॉमिनेशन होगा. तो नॉमिनेशन कौन करेगा भाई? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में वाइसरॉय विल नॉमिनेट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में गवर्नर विल नॉमिनेट. एंड अपने मन से तो करेंगे नहीं, तो एक बॉडी होगी जो रिकमेंड करेगी किनको नॉमिनेट करना है, और इनके रिकमेंडेशन पे वाइसरॉय जो है मेंबर्स को सेंट्रल एंड गवर्नर जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिकमेंड करेंगे. तो ये रिकमेंडेड जो बॉडी है, रिकमेंडिंग बॉडी, अगर हम बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स जो हैं ये दे विल रिकमेंड नेम्स टू वाइसरॉय एंड वाइसरॉय विल नॉमिनेट देम एज मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्लियर है ये? In case of nomination into Central Legislative Council, members of provincial legislative councils and Bengal Chamber of Commerce nominate names to Viceroy, recommend name to Viceroy, and Viceroy will nominate them to
them as a member of Central Legislative Council. क्लियर है? in case of Provincial Legislative Council, अगर Provincial Legislative Council की बात करें कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि इनका नॉमिनेशन कौन करेगा? गवर्नर करेगा. क्लियर है ये? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के केस में कौन नॉमिनेशन करेगा? गवर्नर करेगा. बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ दिस मेंबर्स काइंड ऑफ. इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर्स होंगे, आपके म्यूनिसिपालिटी के मेंबर्स होंगे, यूनिवर्सिटीज से रिप्रेजेंटेशन होंगी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार संघ चैम्बर्स से रिप्रेजेंटेशन होंगी, एंड दिस विल कंस्टिट्यूट अ बॉडी. ये बॉडी जो है गवर्नर को नाम रिकमेंड करेगी और फिर गवर्नर विल नॉमिनेट देम एज मेंबर्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो ये पूरा खेला था बेसिकली. तो यहाँ से हमने देखा कि किस तरह से नॉमिनेशन का प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है. और एक तरह से ये जो बॉडी है ये जो बॉडी हमने देखा कि यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आएंगे और ये लोग रिकमेंड करेंगे. तो एक तरह से ये इलेक्टोरल कॉलेज की तरह काम कर रहे थे. एक तरह से इनको देखा जाए तो देवर वर्किंग एज इलेक्टोरल कॉलेज. और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1861 का जो एक्ट है इसने डायरेक्ट रूप से इलेक्शन वर्ड तो यूज़ नहीं किया है. क्लियर है? यहाँ पे कहीं भी आपने इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है इस एक्ट में. लेकिन यहाँ से एक तरह से इनडायरेक्ट प्रोविज़न इलेक्शन का हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ मिलता है. लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविज़न. लिमिटेड इसलिए कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया जाता है जो कि क्या करता है कि रिकमेंड करता है नाम को वायसराय एंड गवर्नर को. और इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे वायसराय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट करते हैं. सो यहाँ से एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ है. So this is all about Act of 1861, which is also known as Indian Councils Act of 18. I'm extremely sorry. This is 1892, and we'll see you in the next class. Thank you very much.